हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम पूरा आप लोग का जो पॉलिटिकल साइंस मेजर 2 है वो पूरा कंप्लीट करवाने वाले हैं। ठीक है, इस तो वीडियो को लास्ट तक देखना है स्टूडेंट। और चैनल में नए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसी सेमेस्टर में नहीं बल्कि सारे सेमेस्टर्स में तो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे कि आप लोग को पॉलिटिकल साइंस मेजर रखे हैं, तो इसमें क्या है कि कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे कि राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति और महत्व को पढ़ना है, शास्त्रीय परंपरा की अर्थ विशेषताओं, महत्व और सीमाओं के बारे में पढ़ना है। फिर हो गया आधुनिक परंपरा क्या है, अर्थ विशेषताएं, महत्व और सीमाएं। ये क्वेश्चन जो आएंगे से इन्हीं पॉइंट से आएंगे आप लोग को। ठीक है, फिर देखिए व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद क्या हो गया। फिर राज्य व्यवस्था की उत्पत्ति और विकास के बारे में। फिर संप्रभुता, एकलवाद और बहुलवाद क्या हो गया। फिर न्याय और समानता। तो ये सारा पॉइंट को अधिकार और स्वतंत्रता, ये सारा पॉइंट को इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करवाने वाले हैं। ठीक है, वो भी CSR के स्पेशल नोट्स से, जो कि आप लोग को कुछ फीस पे करके उस ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप लोग से जो नहीं ज्वाइन किए जरूर से ज्वाइन हो जाए। ठीक है, इसका क्या कुछ लगेगा सारा कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, नंबर भी दिया हुआ है मोबाइल का, तो आप लोग व्हाट्सअप मैसेज कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति और महत्व। सबसे पहले हम लोग को ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि राजनीतिक सिद्धांत होता क्या है। ठीक है, तभी इसके नेचर के बारे में जानेंगे और इसकी वैल्यू के बारे में कि ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा। ठीक है, और अगर है तो इसके वजह से क्या क्या लाभ हो रहा है। तो कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। पहले राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति को देख लेते हैं। राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति, किसी भी विषय की प्रकृति से हमारा अभिप्राय होता है उसके मूलभूत स्वाभाविक सामान्य गुण तथा विशिष्ट तत्व जो उसमें अंतर्निहित होते हैं। इसका कहने का अर्थ ये है स्टूडेंट्स कि जो इसके अंदर विशिष्ट गुण है वो किसी दूसरे सब्जेक्ट में नहीं होगा। ठीक है, शायद ही होगा जो कि इस सब्जेक्ट में है। इसका नेचर कहने का मतलब ये हो गया, और उसे दूसरे विषयों से अलग करते हैं। इसी कारण से दूसरे विषय से अलग करते हैं इसको। राजनीतिक सिद्धांतों की प्रकृति और महत्व को निम्नलिखित आधारों पर समझा जा सकता है। जैसे कि राजनीतिक सिद्धांत तथा कुछ ऐसी ही समान शब्दावलियों में कुछ अंतर देखा जाता है। शब्दों में सामान्य विशेषताएं होती हैं, कुछ विशेष क्षेत्र तथा मुद्दे होते हैं, इनके कुछ अलग मुद्दे हो गए, कुछ अलग किसी दूसरे सब्जेक्ट का कुछ अलग मुद्दा रहेगा, इसके महत्व के बारे में कुछ अलग है। फिर राजनीतिक सिद्धांतों की विभिन्न धाराएं हैं। ठीक है, इनके जो है सो कुछ धाराएं भी हैं, जैसे पुराना धारा अलग था, अब नया जो आ गया सो अलग है। 2 धाराएं थी इसमें। राजनीतिक सिद्धांतों की राजनीतिक चिंतन, मतलब इस पर बात क्यों चला, कब चला, कैसे चला, यानी कि इसको जाना कैसे। जन्म से ही तो कोई नहीं ना जान लिया होगा कि राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट है, इसको पढ़ना है बस, ऐसे ही। इसके पहले भी कुछ इतिहास रहा होगा, राजनीतिक शास्त्र या राजनीतिक विज्ञान का इतिहास रहा होगा, इसका चिंतन कैसे शुरू हुआ, ये सारा कुछ। ठीक है, तो देखिए राजनीतिक सिद्धांतों की राजनीतिक चिंतन, इसका चिंतन कब शुरू हो गया और किस सब्जेक्ट के साथ इसका हुआ, पहले देखते हैं। राजनीतिक दर्शन शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र से अंतर। देखिए राजनीतिक दर्शन शास्त्र और राजनीतिक शास्त्र में अंतर क्या है। राजनीतिक सिद्धांतों का संबंध दार्शनिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से राज्य तथा राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन। इस संदर्भ में राजनीतिक सिद्धांत के अतिरिक्त कुछ अन्य शब्दावलियों का प्रयोग भी किया जाता है, जैसे राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक शास्त्र आदि। यद्यपि इनका संबंध भी राज्य राजनीति और राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन से, फिर भी राजनीतिक सिद्धांत इनसे संबंधित होते हुए भी इनसे भिन्न है। तो मतलब कुछ है, जैसे राजनीतिक भूगोल ही हो गया मान लीजिए, तो उसमें भी कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है, जैसे राज्य के बारे में हो गया, देश के बारे में कुछ स्पेशल चीज़ें। लेकिन स्टूडेंट्स फिर भी ये राजनीतिक शास्त्र को या राजनीतिक विज्ञान को उससे अलग करता है। अब इसके महत्व के बारे में जानते हैं। समस्याओं का समाधान करना। पहले क्या होता था, पहले बहुत पुराने ज़माने में होता कुछ यूँ था कि कुछ हो रहा है गाँव में, ठीक है, तो कुछ हो रहा है तो उसका समाधान निकालना पड़ेगा। जैसे कि कहीं कोई तालाब हो गया तो उसका बांध टूट गया अगर, तो उसका समस्या का समाधान तो कोई ना कोई निकालेगा ही। तो वहाँ 2-4 आदमी आ गए, फिर उसका समस्या का समाधान निकाले। एक तरह से हो गया ना उसकी राजनीतिक चिंतन किया जा रहा है उस पर कि मतलब कि कैसे किया जाए। ठीक है, समस्याओं का समाधान करना। राजनीति से संबंधित समस्याओं को समाधान करते हैं। राजनीति से रिलेटेड कि मतलब किसी दूसरे के गांव में जा रहा है वो पानी बह के, तो वहाँ से कैसे लड़ाई झगड़ा होगा, कि क्या कुछ होगा, इसके बारे में। मनुष्य पर नियंत्रण तभी हो पाता है जब संप्रभुता, राष्ट्रवादिता
पर जातिवाद तथा युद्ध आदि के सिद्धांत सही होते हैं। यदि हमें अनिवार्यता तथ्यों का चुनाव करना होता है तो सिद्धांतों की बहुत आवश्यकता होती है। तो ये अगर किसी को गलत ठहराएंगे तो उसके प्रति हम लोग के पास कुछ सिद्धांत कुछ होना चाहिए, सबूत टाइप का, ठीक है, कि हाँ देखिए इस कारण से चला गया आपके गांव में पानी, इसमें किसी का गलती नहीं है, ठीक है, तो वो भी दूसरा गांव वाला किसी तरह के कुछ नहीं बोलेगा। तो एक मतलब राजनीतिक तरह से एक हो गया, ठीक है। अब देखिए अवधारणात्मक भावना, ईस्टर्न से राजनीतिक सिद्धांत की अवधारणा की भावना के विषय में लिखा है। राजनीतिक सिद्धांत की अवधारणात्मक विचारबद्धता के संग्रह तथा शोध से तथ्य को पाने की प्रेरणा मिलती है। राजनीतिक सिद्धांत से क्या होता है, राजनीतिक सिद्धांत के जो अवधारणात्मक विचारबद्धता होती है, इससे क्या होता है, इसमें शोध करने से क्या होता है, किसी भी समस्या का समाधान निकलता है, ठीक है, उसे एक नई दिशा प्राप्त होती है। वह एक चलनी के रूप में परिवेक्षित तथ्यों के चयन में उपयोगी रहता है। यह न एक दिशा सूचक की तरह दिशा निर्देश करता है और एक मापक के रूप में भी किसी विशिष्ट समय में विज्ञान द्वारा प्राप्त विकास की अवस्था पर भी प्रकाश डालता है। इससे विकास भी होता है। अगर देखिए कोई अच्छा ही इंसान हो गया और उसी पर गलती ठहराया जा रहा है और कोई भी बोल दिया कि ये गलती किया, तो उसको तुरंत जेल में डाल देना सही होगा? नहीं होगा। उसके प्रति सबूत है, क्या क्या है, कौन कौन देखा, क्या कुछ हुआ, सारा मैटर को जाना, उसमें राजनीतिक चिंतन एक तरह से किया जाता है से, तब उसका एक रिजल्ट निकालता है, उसके बाद ही उसके साथ कुछ होता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। और विकास में भी सहायता करता है, ठीक है। वैज्ञानिकता का प्रयत्न, इसमें कुछ वैज्ञानिकता का भी, जैसे राजनीतिक विज्ञान हो गया तो वैज्ञानिकता भी कुछ इसमें होना चाहिए ना। अपनी वैज्ञानिकता के द्वारा राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान को सामान्यीकरण की प्रक्रिया की ओर अग्रसर करता तथा उसे राजनीतिक व्यवहार में परिणित करने का प्रयत्न करता है। उसके लिए नवीन खोजें करता है और नए सिद्धांतों का निर्माण करता है। इसमें कुछ नए खोज भी होते हैं, नए सिद्धांतों का भी निर्माण होता है। अनुशासन बनाए रखना, इसके तहत एक होता है अनुशासन को भी बनाए रखना होता है। राजनीतिक विज्ञान का एकीकरण, शोध विभाजन आदि राजनीतिक सिद्धांत पर ही आश्रित रहता है, क्योंकि इससे व्यवहार में अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलती है। ये राजनीतिक जो होता है इससे एक अनुशासन बनाए रखने में भी सहायता मिलता है, ठीक है, अपने व्यवहारों में, कि ये नहीं करना है तो ये करना है। ये सरकार के द्वारा कोई नियम बना दिया गया है तो मतलब कि उसी के अनुसार चलना है, किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना, इस तरह से मतलब, ठीक है। राजनीतिक घटनाओं तथा मूल्यों में संतुलन, कोई भी घटना होता है या घटनाओं में मतलब संतुलन बनाए रखना, जैसे राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक वास्तविकताओं, घटनाओं, अध्ययन प्रणालियों एवं मानवीय मूल्यों में संतुलन स्थापित करता है। जो राजनीतिक होते हैं राजनीतिक सिद्धांत जो होता है राजनीतिक वास्तविकताओं को, घटनाओं, अध्ययन प्रणालियों एवं मानवीय मूल्यों में संतुलन स्थापित कर किए हुए रहता है, ठीक है। मानवीय प्रगति में सहायक, ये जो है सो मानवीय प्रगति में सहायक है। वर्तमान समय में विज्ञान के प्रकृति की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है। इस दृष्टि से राजनीतिक सिद्धांत का महत्व बहुत बढ़ गया, क्योंकि इसके आधार पर अनुभवों को संचित करने तथा आगे की समस्याओं का अनुमान लगाने में सहायता मिलती है। आधुनिक युग में राजनीतिक सिद्धांत के महत्व के विषय में मार्ग ग्रंथों ने लिखा है। परमाणु युग में शक्ति पर नियंत्रण रखने का मार्गदर्शन अनुभवी सिद्धांत द्वारा प्राप्त होता है। जो पहले होता है आधुनिक युग में राजनीतिक सिद्धांत के महत्व के विषय में मार्ग ग्रंथों ने लिखा है। क्या लिखा है? परमाणु युग में शक्ति पर नियंत्रण रखने का मार्गदर्शन आनुभविक राज सिद्धांत द्वारा प्राप्त होता था। पहले क्या होता था, इसके परमाणु युग में क्या होता था कि मतलब कि जो कोई अगर परमाणु बम ही हो गया तो उसको चलाना है या ना चलाना है, मतलब उस पर राजनीतिक सिद्धांतों के तहत ही चिंतन होता था, उसके बाद उसका फैसला लिया जाता था। राजनीतिज्ञों तथा प्रशासनिक अधिकारियों के लिए महत्व, ये जो है सो राजनीतिज्ञों या फिर प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। राजनीतिक सिद्धांत वास्तविक राजनीति के सभी रूपों का पूर्ण रूप सबके समक्ष रखता है। इस कारण इसका राजनीतिज्ञों, राजनयिकों, राजनेताओं, प्रशासकों तथा नागरिकों के लिए विशेष महत्व है। जो राजनीतिज्ञ कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत आडंबर तथा मिथ्या है, वास्तव में वे किसी भी राजनीतिक सिद्धांत का उपयोग नहीं करते हैं। वे राजनीति या धारणाओं को बनाते हैं और परिकल्पना करके उनमें सुधार करते रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग का हो गया स्टूडेंट्स राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत क्या है, ठीक है, यह किस लिए है, मतलब किस तरह से कार्य करता है, इसके बारे में हो गया स्टूडेंट्स। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, शास्त्रीय परंपरा, अर्थ, विशेषताएं, महत्व और सीमाएं। अब शास्त्रीय परंपरा क्या होगा, इसके अर्थ के बारे में जानेंगे, विशेषताओं के बारे में जानेंगे, कुछ महत्वपूर्ण इसके बारे में क्या महत्व है उसको जानेंगे, और सीमाएं कितना दूर तक ये मतलब फैली, ठीक है।
एक आत्मसचेत शास्त्रीय परंपरा की शुरुआत आमतौर पर पुनर्जागरण में स्थित 14वीं शताब्दी की इटली में पेटार्क के काम के साथ। हालांकि पेटार्क का मानना था कि वह एक शास्त्रीय अतीत के एक अबाधित दृश्य को पुनर्प्राप्त कर रहा था जो सदियों से अस्पष्ट था। वास्तव में शास्त्रीय परंपरा मध्य युग के दौरान निर्बाध रूप से जारी रही थी। ये जो शास्त्रीय परंपरा है स्टूडेंट्स या फिर आधुनिक परंपरा, ये होता है क्या? देखिए, राजनीतिक सिद्धांत का जब कोई भी सब्जेक्ट हो गया तो उसका जो उत्पत्ति होता है उसके बाद हो सकता है कि जब शुरुआत में हो कुछ अलग टाइप का हो, फिर आगे आने वाले समय में कुछ अलग टाइप के उसमें निर्णय लिए जाते रहे होंगे, ठीक है। तो शास्त्रीय परंपरा में क्या हुआ कि इसमें जो है सो थोड़ा पुराने टाइप के निर्णय लिए जाते थे, और जो अगर आधुनिक परंपरा आ गया उसमें थोड़ा अलग टाइप का, ठीक है। तो देखते पहले स्टूडेंट्स क्या कुछ है। हालांकि पेटार्क का मानना था कि वह एक शास्त्रीय अतीत का एक आबादी दृश्य को पुनर्प्राप्त कर रहा था जो सदियों से अस्पष्ट था। वास्तव में शास्त्रीय परंपरा मध्य युग के दौरान निर्बाध रूप से जारी रही थी। टूटने का एक भी क्षण नहीं था। जब पूर्व में रोमन साम्राज्य के निवासी प्राचीन काल में बिस्तर पर चले गए और मध्ययुगीन दुनिया में जाग गए, बल्कि सांस्कृतिक परिवर्तन सदियों से हुआ। मतलब जो सांस्कृतिक परिवर्तन हो गया, कोई भी किसी भी तरह का परिवर्तन हुआ वो होते ही रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि आज जो बोल दिया गया वही हमेशा चलेगा, वैसा नहीं है। परिवर्तन जीवन का रहस्य है, प्रकृति का ही, ठीक है। तो ये परिवर्तन होते गया है। शास्त्रीय परंपरा का उपयोग और अर्थ मानवतावाद के उद्भव के साथ नाटकीय रूप में से बदलने के लिए लग सकता है। एनिस अपने पिता को ले जा रहा है और अपने बेटे को गिरे हुए ट्रॉय से ले जा रहा है, जो भविष्य को समय बनाने के तरीके के रूप में अतीत की पुनर्प्राप्ति के लिए पुनर्जागरण में एक लोकप्रिय छवि है। उनकी पत्नी क्रूसा की आकृति जो जीवित नहीं बची उसका प्रतिनिधित्व करती है, जो खो गई थी। एक जो एक कहानी टाइप का है, ठीक है। देखिए, शास्त्रीय परंपरा एक आपका जो है सो बुक टाइप का ये नोट्स, ठीक है। तो इसमें थोड़ा अलग टाइप का आप लोग को देखने को मिलेगा, लेकिन सारा पॉइंट्स आप लोग को मिलेंगे इसमें, ठीक है। और पूरा एकदम डिफाइन के साथ। वाक्यांश शास्त्रीय परंपरा, इसके शब्द के बारे में अपने आप में एक आधुनिक लेबल में सबसे विशेष रूप से व्यक्त है। द्वितीय विश्व युद्ध के साथ शास्त्रीय परंपरा ग्रीक और पश्चिमी साहित्य पर रोमन प्रभाव के गिलबर्ट हागेट और शास्त्रीय विरासत और इसके लाभार्थियों की आर बोल्गर अंग्रेजी शब्द परंपरा और इसके साथ शास्त्रीय संस्कृति हेडिंग डाउन की अवधारणा लैटिन क्रिया ट्रेडर ट्रेडिट से हैंड ओवर हैंड डाउन के अर्थ में प्राप्त हुई है। तो जो शास्त्रीय परंपरा से आप लोग को पता चल गया कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये कहाँ से हुआ? पश्चिमी साहित्य और रोमन के प्रभाव से, ठीक है, रोमनों की तरफ से। अगर पूछ दिया जाए तो ये आप लोग को बताना। शास्त्रीय परंपरा से प्रभावित लेखक और कलाकार अपने प्राचीन मॉडलों के नाम दे सकते हैं या उनके कार्यों के बारे में बता सकते हैं। अक्सर विद्वान तुलनात्मक तरीकों से शास्त्रीय प्रभाव का अनुमान लगाते हैं जो विचार के पैटर्न को प्रकट करते हैं। कभी कभी ग्रीक और लैटिन ग्रंथों के लेखकों की प्रतियों में हस्तलिखित टिप्पणियाँ होती हैं जो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत करती है कि उन्होंने अपने शास्त्रीय मॉडल को कैसे पढ़ा और समझा। उदाहरण के लिए 20वीं सदी में खोज मोंटेग्ने की प्रतिलिपि ल्यूक्रेटियस सक्षम विद्वानों का एक प्रभाव है, लंबे समय से पहचान लिया गया था। अब देखिए, जब हम राजनीतिक सिद्धांत की शास्त्रीय परंपरा का उल्लेख करते हैं तो हम राजनीतिक सिद्धांत के पहले कार्यों का उल्लेख करते हैं, यानी जो पहले किया जा चुका है, ठीक है। पहले जो शुरुआत में किया जाता था ना भारत में या फिर कहीं भी, तो उसी को कहा जाता है शास्त्रीय परंपरा। मतलब जो पहले किया जाता था। हम राजनीतिक सिद्धांत के पहले कार्यों का उल्लेख करते हैं जो प्राचीन दुनिया में लिखे गए थे, विशेष रूप से यूनानियों और बाद में रोमनों में। पहले यूनानियों में हुआ, ठीक है। तो शास्त्रीय परंपरा का जन्मदाता कौन हो गए? यूनानी लोग। सबसे महत्वपूर्ण लेखक प्लेटो गणतंत्र कानून और अरस्तु राजनीति है। यानी ये शब्द का गणतंत्र को क्या शब्द है, इसका प्रयोग कौन किया और कानून का कौन किया? प्लेटो। फिर राजनीति का अरस्तु, तो अरस्तु को माना भी जाता है। चला, देखिए, परंपरावादी राजनीतिक विज्ञान की विशेषताएं। परंपरावादी बोल दिया जाए या शास्त्रीय परंपरा बोल दिया जाए, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान कल्पना और दर्शन पर आधारित है। जो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान जो है कल्पना या दर्शन, कल्पना या दर्शन। कल्पना मतलब जो सोच रहा है या फिर दर्शन मतलब जो देख रहा है उस तरह टाइप का, ठीक है। तो उस पर आधारित है। यह अपने प्रतिपादक राजनीतिक दार्शनिक एवं चिंतकों के व्यक्तित्व एवं दृष्टिकोण से प्रभावित रहा है। अधिकांश दार्शनिक विचारक आचार शास्त्र या दर्शन शास्त्र प्रभावित रहे हैं। उन्होंने मानवीय चिंतन में सामाजिक लक्ष्यों तथा मूल्यों की ओर ध्यान दिया। उदाहरणार्थ हम यूनानी विचारकों
प्रतिपादित नैतिक जीवन की उपलब्धि का विचार, मध्य युग के ईसाई संत दार्शनिकों की ईश्वरीय राज्य स्थापित करने का विचार तथा आदर्शवादियों की विवेक से साक्षात्कार ले सकते। इन विद्वानों के विचारों को पुरानुभववादी कहा गया है। उनके व्यक्तिपरक विचार और उनकी चिंतन प्रणाली निगमनात्मक है। आधुनिक युग में परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के प्रबल समर्थकों की काफ़ी संख्या, जो आधुनिक युग में से परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के प्रबल समर्थकों की काफ़ी संख्या, यानी कि जो पहले जो राजनीतिज्ञ जो राजनीति लिखा जाता था शास्त्रीय परंपरा के तहत या परंपरावादी के तहत, तो उनको मानने वाले की संख्या थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, कि हाँ पहले जो होता था बढ़िया होता था, इस तरह से होता था, उस तरह से होता था, इस तरह से कहने वाले। यहाँ हम रूसो, कांट, हेगल, टी.एच. ग्रीन, बेसांगे, लास्की, ऑक्सफोर्ड, लियो स्ट्रॉस इत्यादि की रचनाओं में प्लेटो के विचारों की झलक देख सकते हैं। तो इनके रचनाओं में हम लोग देख सकते हैं पहले क्या होता था। अब देखिए परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या विशेषताएं थी शास्त्रीय परंपरा या परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का। राज्य की प्रधानता, राज्य को एक नैतिक सामाजिक अनिवार्य संस्था माना जाता था। क्या माना जाता था? सामाजिक अनिवार्य संस्था। राज्य को क्या माना जाता था? सामाजिक अनिवार्य संस्था। फलतः उद्देश्य आदर्श राज्य की खोज ही नहीं रहा, अपितु उसके लिए अत्यधिक हठ धर्मिता रही। कल्पनात्मक आदर्शों का अध्ययन, दर्शन शास्त्र से घनिष्ठता, मतलब कल्पना का मात्रा ज़्यादा था इसमें। ठीक है, अध्ययन प्रतिपादक राजनीतिक दार्शनिकों चिंतकों के व्यक्तित्व से प्रभावित, फलतः व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन था। थोड़ा मतलब कि चिंतन टाइप का होता था, लेकिन वहाँ जो है सो कल्पना का ज़्यादा मतलब देखने को मिला। अपरिष्कृत परंपरागत अध्ययन पद्धतियों, ऐतिहासिक दार्शनिक का प्रयोग, फलतः वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग नहीं किया गया। वहाँ वैज्ञानिक का प्रयोग ही नहीं किया गया, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग नहीं किया गया था, मतलब उस टाइप का। ठीक है, उसमें जो है सो थोड़ा दर्शन का प्रयोग किया गया, कल्पना का प्रयोग किया गया। अध्ययन में नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों पर विशेष बल दिया गया। अध्ययन में जो है नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों पर ज़्यादा बल दिया गया। यह प्रधानतः संकुचित अध्ययन है, क्योंकि इसमें सिर्फ पाश्चात्य राज्यों की शासन व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया गया है। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका आदि की राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन को महत्व नहीं दिया गया है। तो ये क्या है कि ये जो है सो संकुचित अध्ययन है। पहले वाला जो क्या था शास्त्रीय परंपरा, संकुचित अध्ययन है। इसमें सिर्फ पाश्चात्य राज्यों की शासन, पाश्चात्य मतलब क्या हुआ? पुराने राज्यों की शासन व्यवस्था पर केंद्रित किया गया। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका आदि की राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन को महत्व नहीं दिया गया था। ठीक है, और अब जो है सो थोड़ा इधर उधर भी देख लेता है आदमी, तब कुछ काम करने की इच्छा करता है। ठीक है, कि आसपास के लोग क्या कर रहे हैं। अब देखिए आधुनिक परंपरा क्या हो गया, इसका अर्थ, विशेषताएं, महत्व और सीमाएं। जिस प्रकार से शास्त्रीय परंपरा थी या परंपरागत परंपरावादी परंपरा थी, परंपरावादी था राजनीतिक, तो उसमें क्या हुआ कि जो पुराना जितना भी था दार्शनिक पर आधारित या फिर कल्पना पर आधारित, उस पर आधारित है पूर्णतः। ठीक है, लेकिन आधुनिक परंपरा में क्या है, ठीक है, इसमें क्या कुछ परिवर्तन रहा उसमें, तो देखते हैं उसको। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की विशेषताएं। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान अभी विकासशील अवस्था में है। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित। अभी विकासशील अवस्था में, यानी कि अभी इसमें परिवर्तन होते ही है। ठीक है, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन मुक्तता की प्रवृत्ति पाई जाती है। यह परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की सीमाओं को तोड़कर अध्ययन करते हैं। राजनीतिक घटनाएं तथा तथ्य जहाँ भी उपलब्ध हों, चाहे वे समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र या धर्मशास्त्र के विषय हों, अब राजनीतिक विज्ञान के विषय बन गए हैं। उनका मानना है कि राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करने वाली वास्तविक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाए तथा उन्हीं के आधार पर राजनीतिक घटनाक्रम की व्याख्या व विश्लेषण किया जाए। तो असल से बात यहाँ ये हो गया ना कि जहाँ महत्वपूर्ण राजनीतिक समस्याएं नज़र आ रही हैं उन पर बात हो रहा है। ऐसा नहीं कि जो कुछ भी कल्पना हो रहा है और उसी पर बात होने लगा है। ठीक है, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान व्यवहारिकतावादी, ये व्यवहारिकतावादी है, यानी देखेगा कि क्या कुछ हो रहा है, उसको सबूत के साथ ये करेगा, क्लेरिफाई करेगा, उसके बाद क्लियर करेगा, उसके बाद फिर होगा। अनुभवनात्मक या यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाने पर जोर देता है। ठीक है, यथार्थवादी है, जो होगा मतलब जो देख रहे हैं वही होगा। ठीक है, बिना देखे मतलब कल्पना पर आधारित नहीं है, जो कि शास्त्रीय परंपरा में था। अधिकांश अध्ययन ग्रंथ विश्लेषणात्मक व अनुभवात्मक हैं, जो परिवेक्षण, माप, तार्किकता, मुक्ति, युक्तिकता आदि तकनीकों पर आधारित है। इसमें जो है तकनीक का ज़्यादा प्रयोग किया गया है। ठीक है, इस आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों में या आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में।
आधुनिक राजनीतिक विज्ञान विभिन्न सामाजिक विज्ञानों तथा प्राकृतिक विज्ञानों से काफ़ी प्रभावित रहा है, अतः नवीन पद्धतियों में वैज्ञानिक पद्धति को प्रमुख स्थान दिया गया। इसमें जो है सो नवीन पद्धति के साथ ही वैज्ञानिक पद्धति को प्रमुख स्थान दिया गया। इसी के साथ वैज्ञानिक मूल्य सापेक्षतावाद को भी प्रमुख स्थान प्रदान किया गया, जिसका तात्पर्य है कि एक शोधकर्ता शोध करते समय स्वयं के मूल्यों और धारणाओं पूर्वाग्रहों को शोध से पृथक रखता है। उसके आचरण में बौद्धिक निष्पक्षता तथा सत्यनिष्ठा पाई जाती है। यह तात्विकता का विवेचन करता था, आतिथ्यवादिता से बचता है। वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग द्वारा जब राजनीतिक वैज्ञानिक सामान्यीकरणों, व्याख्या और सिद्धांत निर्माण में लगे हैं, अब सिद्धांत निर्माण कठोर शोध प्रक्रियाओं पर आधारित, अब जो है सो थोड़ा ज़्यादा कठोर कर दिया गया नियम को, सिद्धांतों को, ठीक है, ताकि थोड़ा बढ़िया और हो सके। शोध व सिद्धांत में निश्चित संबंध पाए जाने लगे हैं। सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया अब शोध उन्मुखी हो गई है, तो अब थोड़ा शोध में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा है, थोड़ा ज़्यादा कठोर कर दिया गया, ठीक है। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के विद्वान इस तथ्य से सुपरिचित हैं जिन संस्थाओं और विषयों का अध्ययन वे करते हैं, उनका अध्ययन अन्य अनुशासनों से भी किया जा रहा है, ठीक है। अतः राजनीतिक विज्ञान को पृथक अस्तित्व प्रदान किया जाना चाहिए। डेविड स्टर, रॉबर्ट डहल, आमंड पॉवेल, कोलमैन, ल्यूसियन पाइक, सिडनी बर्बा, कार्ल डाइच, मैक्रिडिस आदि विद्वानों ने राजनीतिक विज्ञान को स्वतंत्र अनुशासन बनाए जाने के प्रयत्न किए। उदाहरणार्थ डेविड स्टर ने राजनीति को मूल्यों का संपूर्ण समाज के लिए आधिकारिक वितरण या आवंटन बताकर इसे अन्य अनुशासन व्यवस्थाओं से पृथक अशिष्ट घोषित किया। तो इसमें जिसका जो है थोड़ा अलग टाइप का हुआ है, इसमें परिवर्तन तो दिखेगा ही, ठीक है। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान जो है सो आधुनिक परंपरा भी इसको कह सकते हैं। ये जो परंपरागत परंपरा था उससे कुछ अलग है, ठीक है, अलग कुछ ही नहीं, सारा लगभग अलग है। दो राजनीतिक विज्ञान थे, एक परंपरावादी, एक आधुनिक, ठीक है, तो दोनों में अंतर तो होगा ही। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के विद्वान राजनीतिक तथ्यों और निष्कर्षों में एक संबद्धता एवं क्रमबद्धता लाना चाहते हैं। इसमें क्या होता है कि संबद्धता, राजनीतिक तथ्यों और निष्कर्षों में एक संबद्धता लाना चाहते हैं और क्रमबद्धता भी लाना चाहते हैं कि ये पहले ये होगा उसके बाद ये होगा, ठीक है, इस तरह से। और आपस में संबद्धता भी उनमें बैठाना चाहते हैं, सामंजस्य। अपने क्षेत्र में विशिष्ट सुविज्ञता विकसित करना चाहते हैं ताकि वह स्वायत्तता प्राप्त कर सके। इसके लिए उन्होंने व्यवस्था सिद्धांत या सामान्य व्यवस्था सिद्धांत को राजनीतिक विज्ञान में ग्रहण किया। नियंत्रण और नियमन से संबंधित होने के कारण राजनीतिक विज्ञान की मौलिकता को स्वतः प्रमाणित किया, तो उन्होंने बार बार प्रमाणित करते गए, ठीक है। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान अध्ययन की इकाई के रूप में मानव व्यवहार को चुनता है। मानव के जिस प्रकार के व्यवहार होगा उसी प्रकार से ये उस पर शोध करेंगे, ठीक है। अतः उससे संबंधित सभी तत्वों और तथ्यों का विश्लेषण किया जाना आवश्यक हो जाता है। इस विषय की अंतःअनुशासनात्मक इसका प्रमुख आधार है। किसी भी राजनीतिक घटना का अध्ययन करने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि इस घटना से संबंधित मनुष्य वास्तव में किन किन तत्वों से प्रभावित है। लेकिन यह कार्य अत्यंत जटिल होता है, अतः निष्कर्ष निकलता है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन फिर भी क्या मतलब दिमाग लगाना तो पड़ेगा ही, ठीक है। निष्कर्ष निकलता है जितने अनुशासन है उतनी ही दृष्टियां हैं, अतः यह कार्य सामान्य सिद्धांत एकीकरण के माध्यम से किया जाता है। कुछ विद्वानों ने अंतर अनुशासनीय दृष्टिकोण के स्थान पर परि अनुशासनात्मक, पेन डिसिप्लिनरी या आधि अनुशासनीय या ट्रांस डिसिप्लिनरी कहना अधिक पसंद किया है। तो अंतर अनुशासनिक सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान तात्कालिक समस्याओं का समाधान करने पर ध्यान देता है। व्यवहारिकतावादी क्रांति के माध्यम से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि राजनीतिक विज्ञान विशुद्ध विज्ञान बनकर मात्र प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों तक सीमित हो जाएगा, किंतु उत्तर व्यवहारिकतावादी युग ने अपने आप को मूल्यों, नीतियों और समस्याओं से संबंध रखा तथा अपने अध्ययन से नागरिकों, शासन को, नीति निर्माताओं और राजनीतिज्ञों को लाभान्वित करने का प्रयास किया है। तो जो है इसमें जो है समस्याओं को जल्द ही निपटाने का बात किया गया है इसमें, ठीक है, और तुरंत व्यवहारिकता पर आधारित है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। ये सारा कुछ जो दृष्टिकोण से शास्त्रीय परंपरा से अलग करती है इसको, ठीक है। अब देखिए 8वां नंबर पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, आधुनिक विज्ञान की अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था है, उसके पास अभी सिद्धांतों का अभाव है, किंतु वह इस दिशा में प्रयत्नरत है। माइकल हंस इस ओर संकेत करते हुए 3 बिंदुओं के आधार पर यह बताते हैं कि आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में सिद्धांत निर्माण की प्रवृत्ति दिखाई देती है। ये 3 बिंदु, निर्णय निर्माण, राजनीतिक विकास और एकीकरण, ये सारा अभी इसमें मतलब जारी ही है स्टूडेंट्स, ठीक है, कंप्लीट पूरा नहीं कर सकते। अब देखिए स्टूडेंट्स, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद क्या होता है, इसके बारे में भी क्वेश्चन आएंगे। आप लोगों को सारे पॉइंट से क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, और जो भी इस वीडियो में बताएं वो सारा इंपॉर्टेंट है। ये जो है उनसे आप लोग को मेन बुक से हम सारा लिखे भी हैं और मेन बुक से ही पढ़ा भी रहे हैं, ठीक है।
तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए व्यवहारवाद क्या होता है। इसको राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारवाद या बिहेवियरलिज्म एक ऐसा प्रभावशाली राजनीतिक सिद्धांत है जिसने राजनीतिक अध्ययन करने में मूल्यों को तरजीह देने का विरोध किया। यह राजनीति को प्राकृतिक विज्ञानों के तर्ज पर समझना चाहती है। देखिए व्यवहारवाद क्या हो गया, ये जो है सो वैज्ञानिक तरीके से किसी चीज़ पर सोचना पसंद करती है, ठीक है, कि किसी को ऐसे ही नहीं कोई निष्कर्ष दे दिया जाए, उस पर थोड़ा शोध होना चाहिए वैज्ञानिक ढंग से, ठीक है, तब उस पर कुछ दिया जाए। व्यवहारवादी विद्वानों ने राजनीतिक को एक प्रणाली के रूप में देखा और गुणात्मक के बजाय मात्रात्मक विश्लेषण पर जोर देकर उसे एक विशुद्ध विज्ञान बनाने की कोशिश की। अमेरिकी वैज्ञानिक के अनुसार व्यवहारवाद को कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। तो अब देखिए आगे, अमेरिकी राजनीतिक विज्ञान में 20वीं सदी के दूसरे दशक से ही राजनीतिक सिद्धांतिकों को अधिकाधिक विज्ञान सम्मत बनाने के रुझान पैदा होने लगे थे। राजनीतिक विज्ञान के पिता समझे जाने वाले चार्ल्स मेरियम के नेतृत्व में राजनीतिक विचार का ऐतिहासिक अध्ययन करने के साथ साथ इस विद्या को राजनीतिक व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित करने की कोशिशें शुरू हो चुकी थी। इसका मकसद था राजनीतिक विज्ञान को व्यवहारिक राजनीतिक लक्ष्यों के, माने कि जब शास्त्रीय परंपरा था उस समय ही सब लोग सोच रहा था कि इसको व्यवहारिक कैसे बनाया जाए, ठीक है। ये व्यवहारवाद कब आया, तो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में आया, ठीक है। आधुनिक जब हुआ तभी मेरियम के ये सरोकार 30 और 40 के दशक में आर्य आर्थिक राजनीतिक संकट के कारण मंद हो गए, लेकिन इनका उभार एक बार फिर 50 के दशक में हुआ। इसे राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारवादी क्रांति की संज्ञा दी गई, जिससे इस अनुशासन के भविष्य को गहराई से प्रभावित किया। 60 के दशक में इस व्यवहार के प्रमुख प्रवक्ता के रूप में डेविड ईस्टन की रचनाएं सामने आई। तो इसके प्रति किसका सबसे पहला है, डेविड ईस्टन का रचना सामने आया कि हाँ इसको व्यवहारवादी होना चाहिए। इस दौर में शीत युद्ध अपने चरम पर था, जिसके प्रभाव में राजनीतिक को एक निश्चित मूल्य प्रणाली की दृष्टि से देखने वाले आग्रहों का अवमूल्यन हुआ। अमेरिकी विद्वानों ने राजनीतिक विज्ञान को नागरिक शिक्षण और राजनीतिक सुधारों का जरिया बनाने के बजाय विशुद्ध विज्ञान बनाने की ठानी। सब लोग क्या कहा, नागरिक शिक्षण जैसे सामाजिक विज्ञान जैसा इसको नहीं बनाकर इसको एक विज्ञान बनाने की ठाना, ठीक है, इस अपने मन में। उनके इस संकल्प के पीछे तर्कपरक प्रत्यक्षवाद तथा जिसका जन्म इंद्रियानुभाववाद के गर्भ से हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 50 और 60 के दशक में नई पीढ़ी के समाज वैज्ञानिकों ने राजनीति की समझ बनाने के लिए औपचारिक संस्थाओं की सत्ता और प्राधिकार पर विचार करने, राजनीतिक विचारों का इतिहास खंगालने के बजाय तथ्यों के अध्ययन पर जोर देना उचित समझा। किसी दूसरे पर फालतू का विचार करने से बचे और अपना जो है सो तथ्यों पर अध्ययन करने के प्रति जोर दिए, ठीक है। इसके तहत आग्रह किया गया कि राजनीति का विज्ञान सम्मत अध्ययन तभी संभव है जब किसी भी तरह की नीतिगत, निजी या आस्थागत रुझान से साफ बचते हुए सिर्फ तथ्यों और आंकड़ों के दम पर राजनीति और समाज को समझने का मॉडल बनाया जाए। औपचारिक संस्थाओं की जगह मतदाताओं, हित समूहों, राजनीतिक दलों और अन्य राजनीतिकर्ताओं के व्यवहार पर रोशनी डाली जाए। इसी के साथ औपचारिक पदों पर बैठे विधिकर्ताओं, अधिकारियों और न्यायाधीशों वगैरह के तौर तरीकों की जांच की जाए। इस व्यवहारवादी समाज विज्ञान ने राजनीतिक दर्शन की उपयोगिता को एकदम ठुकरा दिया। राजनीतिक दर्शन को इसमें मतलब ठुकरा ही दिया, ठीक है। दर्शन से इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, और कल्पना से भी मतलब नहीं, इसको व्यवहारवादी एकदम है। ताकि मान के प्रश्न और विचार विमर्श से किनारा कर लिया। यह दृष्टि बहुत कुछ प्राकृतिक विज्ञानों से ली गई थी, तो कुछ दूसरे विज्ञानों से भी इसमें लिया गया था स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी योजना के तहत नॉर्मेटिव मानकी की जगह एम्पिरिकल, तथ्यात्मक और अनुभव सिद्ध विश्लेषण पद्धति और अनुसंधान पर जोर दिया जाने लगा। राजनीतिक व्यवहार और राजनीतिक प्रक्रियाओं के तथ्यपरक अध्ययन और विवेचन को तरजीह दी गई। सर्वेक्षण तकनीकें अपनाई जाने लगी, सर्वेक्षण किया जाने लगा, ठीक है। राजनीतिक तंत्रों को मॉडलों के रूप में समझने का सिलसिला शुरू हुआ और चुनाव आदि के आंकड़ों के विश्लेषण के माध्यम से राजनीतिक व्यवहार का सूत्रीकरण किया जाने लगा। व्यवहारवाद की इस हस्तक्षेप ने राजनीतिक विज्ञान में रिसर्च का एजेंडा पूरी तरह बदल डाला। अमेरिकी संस्थानों ने भी इस तरह के अनुसंधान में जमकर संसाधनों का निवेश किया और सारी दुनिया में राजनीति को समझने के लिए व्यवहारवादी शोध का धूम मच गई। अब जो है सो पूरा दुनिया में व्यवहारवाद को समझने के लिए धूम मच गया। दिलचस्प बात यह है कि जिन दिनों व्यवहारवाद अपना दबदबा बना रहा था, समाज विज्ञान में उसकी आलोचना भी पनप रही थी। सामाजिक विज्ञान में उसका आलोचना पनप रहा था कि देखो क्या कर रहा है राजनीतिक विज्ञान में ये सारे लोग। 30 के दशक से ही अमेरिका में जर्मनी से ऐसे विद्वानों के आने का तांता लगा हुआ था जो सामाजिक विज्ञान को
अपने मानकीय सरोकारों से अलग करके वस्तुनिष्ठ विज्ञान बनाने के पक्ष में नहीं थे। इनमें प्रमुख थे लेवी स्ट्रॉस, एरिक वोजलिन, हाना अरेंथ, थियोडोर एडोनो और हर्बर्ट मार्क्यूज। वामपंथी हों या दक्षिणपंथी विद्वता के क्षेत्र में इन विद्वानों ने उस अमेरिकी रवैये से असहमति व्यक्त की जो वैज्ञानिकता, उदारतावाद और ऐतिहासिक प्रगति के पक्ष में अत्यधिक झुका हुआ था। इन लोगों ने व्यवहारवादियों के इस दावे का खंडन किया कि मानकीय आधार पर विकसित हुई राजनीतिक सिद्धांतिक का जमाना अब गुजरता जा रहा है। स्ट्रॉस ने कहा कि राजनीतिक को नया विज्ञान बनाने की कोशिशों में निहित प्रत्यक्षवादी रवैयों के कारण राजनीतिक की बेहतर समझ बनाना नामुमकिन होता जा रहा है। पूरे 50 के दशक में राजनीतिक सिद्धांत को केंद्र बनाकर व्यवहारवाद और उसके आलोचकों के बीच बहस छिड़ी रही। देखिए से कुछ बढ़िया काम कोई कर रहा है तो उसके बीच में बहस तो छिड़ेगा ही, ठीक है। तो कुछ व्यवहारवादी लोग, जैसे कि राजनीतिक आधुनिक बनाया जा रहा है, इसमें व्यवहारवाद को शामिल किया जा रहा है, कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, ठीक है। इसी के परिणाम स्वरूप 60 के दशक में राजनीतिक सिद्धांत की दुनिया 3 श्रेणियों में बंट गई। एक श्रेणी में सिद्धांतकार आते थे जिनकी प्राथमिकता राजनीतिक विचारों के इतिहास को केंद्र बनाकर अध्ययन मान की थी। दूसरी श्रेणी मान के कुछ लोग समझते थे जो इतिहास में हुआ है उसी को चलाएंगे, ठीक है, और कुछ परिवर्तन वगैरह करना है नहीं उनको, बस इसी तरह। दूसरी श्रेणी में मान के राजनीतिक सिद्धांत की और तीसरी श्रेणी राजनीतिक के तथ्यात्मक अनुभव सिद्ध ज्ञान पर आधारित थे। तीसरी श्रेणी के प्रमुख हस्ताक्षर डेविड ईस्टन, कार्ल ड्यूस और रॉबर्ट दाफ थे, जिनकी इलाके के तथ्यों का विश्लेषण करते हुए मॉडल रचे और सामान्य सिद्धांतों की रचना कर डाली। तो 3 भागों में रह गए, लेकिन फिर भी मतलब बढ़िया से रचना किया गया। 60 के दशक के अंत में व्यवहारवादियों के कई क्षेत्रों से आलोचना के नए दौर का सामना करना पड़ा। राजनीति के अध्ययन को विशुद्ध विज्ञान बना देने का आग्रहों पर आरोप लगा कि उनके कारण उस दौर के कई सामाजिक राजनीतिक मुद्दों मतलब बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि व्यवहारवाद में इसको मतलब कि नहीं करना है, ठीक है, व्यवहारवाद को शामिल ही नहीं करना है इसमें। इस आलोचना की रोशनी में ईस्टन ने व्यवहारवाद में संशोधन तजवीज़ किया और उसे पोस्ट बिहेवियरल रिवॉल्यूशन की संज्ञा दी। बोला कि उत्तर व्यवहारवाद, ठीक है। 70 और 80 के दशक में व्यवहारवाद की इसी संशोधित छवि का विकास होता रहा, जिसके तहत वैज्ञानिक पद्धति और तकनीक के साथ साथ राजनीतिक विज्ञान के सामाजिक मतलब कि जो और आगे आने वाले समय में क्या किया कि व्यवहारवाद के बाद भी कुछ स्पेशल चीज़ें आई, तो उसको क्या बोला गया, उत्तर व्यवहारवाद। मतलब व्यवहारवाद तो शामिल हो ही गया था, उसके बाद भी कुछ राजनीतिक लोग कुछ स्पेशल करना चाह रहे थे, तो वो सारे लोग क्या बोले, उत्तर व्यवहारवाद। साथ राजनीतिक विज्ञान के सामाजिक और मूल्यगत दायित्वों का भी ध्यान रखा गया इसमें। 70 के दशक में ही तर्कपरक प्रत्यक्षवाद की आलोचनाएं सामने आई, जिन्होंने समाज विज्ञान के दर्शन को प्रभावित किया। यही वह दौर था जिसमें यूर्गन हैबरमास, रॉबर्ट नोजिक और जॉन रॉल्स रचनाएं प्रकाशित हुई, जो व्यवहारवाद के बजाय मानकीय राजनीतिक सिद्धांत की कवायद पर आधारित थी। ये मानकीय राजनीतिक सिद्धांत की कवायद पर जो आधारित थी वो उत्तर व्यवहारवाद लगभग समय था, ठीक है। भारतीय समाज विज्ञान पर भी 60 और 70 के दशक में इस प्रवृत्ति का असर पड़ा। विकासशील समाज अध्ययन पीठ CSDS के विद्वानों ने इस दौर में रजनी कोठारी के नेतृत्व में भारतीय राजनीति को समझने के लिए विचारधारात्मक रुझानों में मुक्त मॉडल बनाने का प्रयास किया, लेकिन जल्दी ही साफ हो गया कि कोठारी के इस मॉडल में एम्पिरिकल आग्रहों के साथ साथ तथ्यों के मूल्यांकन के लिए समाज विज्ञान के मान के आयामों का भी सहारा लिया गया है, ठीक है। तो उसमें पता चला कि कुछ सामाजिक विज्ञान का भी सहारा लिया गया है। बाकी देखते हैं उत्तर व्यवहारवाद के बारे में। तो ये जो उत्तर व्यवहारवाद हो गया फ्रेंड्स, ये व्यवहारवाद जो चल रहा था उसके बाद का समय है, ठीक है। इसका परिचय पहले देखेंगे फ्रेंड्स, जैसे कि क्या है, कब है, कैसे है। 1960 के दशक की समाप्ति से पहले डेविड ईस्टन के द्वारा व्यवहारवादी स्थिति पर एक प्रबल आक्रमण किया गया, जो स्वयं व्यवहारवादी क्रांति के प्रमुख प्रतिपादकों में से था। तो व्यवहारवादी जिन्होंने अब उत्तर व्यवहारवादियों का रूप ले लिया था, यह मानते हैं कि उनके द्वारा नगण्य और प्राय निरर्थक शोध पर बहुत अधिक समय खर्च कर दिया गया था, जबकि वे वैचारिक संरचनाओं, प्रतिमानों, सिद्धांतों और अधिक सिद्धांतों के निर्माण में लगे हुए थे। परमाणु शस्त्रों का आतंक, गृह युद्ध, तानाशाही शासनों के उदय की प्रवृत्ति, बढ़ते हुए सामाजिक मतभेद आदि ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो रही थी जिनके संबंध में व्यवहारवादी राजनीति शास्त्रियों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उत्तर व्यवहारवादियों का प्रश्न था कि उस शोध अनुसंधान की उपयोगिता क्या थी जिसने समाज और राज्य व्यवस्था के इन तीव्र रोगों, संकटों और समस्याओं के निदान की ओर ध्यान ही नहीं दिया था। तो बात ये हुआ फ्रेंड्स कि व्यवहारवादियों में भी बहुत सारे गलतियाँ रह गई, ठीक है, जिनके कारण से बहुत सारा नुकसान भी हो गया। तो अब सब लोग क्या कर रहा था मन में, तो उसको बोला गया उत्तर व्यवहारवादी, ठीक है।
देखिए इसके अर्थ के बारे में, व्यवहारवादी राजनीतिक विश्लेषण में प्रमाणिक अध्ययन के दौर में प्रामाणिकता में अंतर्निहित एवं प्रामाणिकता को प्रभावित करने वाले आधारभूत तथ्य मूल्य के अध्ययन को उचित स्थान नहीं दिया गया। जो था से प्रमाणिक अध्ययन था उसको उचित स्थान नहीं दिया गया। विश्लेषण की तकनीक को विश्लेषण वस्तु लक्ष्य से अधिक महत्वपूर्ण बना दिया गया। अब विश्लेषण की तकनीक को विश्लेषण वस्तु से ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बना दिया उसमें, किसमें, व्यवहारवादियों ने, ठीक है। अब उत्तर व्यवहारवाद में उसको सुधारा जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक विश्लेषण को तथाकथित वैज्ञानिकता को एक निश्चित स्तर से प्राप्त हो गया, लेकिन उसके निष्कर्ष में प्रासंगिकता एवं शाश्वतता का अभाव बना रहा। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक विश्लेषण में मूल्यों को समाविष्ट कर राजनीतिक सिद्धांत अध्ययन को प्रासंगिकता प्रदान करने के समर्थक हैं। उत्तर व्यवहारवाद अपने विश्लेषण में वैज्ञानिकता के तत्व को कमजोर नहीं करना चाहता, ठीक है। ये नहीं चाहते हैं कि जो विश्लेषण है व्यवहारवाद जो विश्लेषण उसको कमज़ोर नहीं करना चाहते, वैज्ञानिकता के तत्वों को कमज़ोर नहीं करना चाहते, बल्कि वह वैज्ञानिकता के परिप्रेक्ष्य को ज़्यादा विस्तृत करना चाहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं। वैज्ञानिकता को ये कमज़ोर नहीं करना चाहते हैं बल्कि और बढ़ाना चाहते हैं। इस अर्थ में उत्तर व्यवहारवाद को एक प्रकार की वैचारिक क्रांति कहा जा सकता है। वैचारिक क्रांति किसको कहा जा सकता है? उत्तर व्यवहारवाद को, क्योंकि यह राजनीतिक प्रक्रिया के अध्ययन के नवीन समन्वयात्मक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, जिसमें तथ्य एवं मूल्य दोनों का विवेक सम्मत समावेश किया गया है। डेविड स्टर्न के शब्दों में उत्तर व्यवहारवादी क्रांति उस व्यवहारवाद का घोर विरोध करती है जिसके द्वारा राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान की कठोर वैज्ञानिक शोध पद्धति का प्रयोग कर परिशुद्ध विज्ञान के रूप देने का प्रयास किया गया है। तो जो उत्तर व्यवहारवादी है इसमें थोड़ा अलग टाइप का किया गया, ठीक है, उत्तर मतलब व्यवहारवाद के तुलना में। अब देखिए इसके कुछ कारण भी थे। उत्तर व्यवहारवाद के उदय के कारण थे, नहीं तो व्यवहारवाद में ही काम चल जाता, ठीक है। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का जन्म व्यवहारवादी रूढ़िवादिता और दिशाहीनता के कारण हुआ। डेविड स्टर्न ने सन 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अपने अध्यक्ष भाषण में कहा था कि व्यवहारवादी क्रांति से हम अपने विश्लेषण को सार्थकता नहीं दे सकते, अतः हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के उदय के निम्नलिखित कारण है, कारण अभी पता चलेगा, ठीक है आप लोग को। यह व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादी प्रयासों के माध्यम से राजनीति विज्ञान को विश्वसनीय, सैद्धांतिक एवं वैज्ञानिक स्वरूप देने के प्रयास किए गए। क्या हुआ व्यवहारवादी में जो है सो क्या प्रयास किया गया? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान को विश्वसनीय, सैद्धांतिक एवं वैज्ञानिक स्वरूप देने का प्रयास किया गया, लेकिन इसके बावजूद स्वयं कई व्यवहारवादी भी इन प्रयासों को अपर्याप्त एवं अपूर्ण अनुभव करने लगे। यानी कि खुद ही जो है सो अनुभव मतलब अपूर्ण अनुभव कर रहे थे, मतलब उनको ही नहीं लग रहा था कि ये पूरा तरह से कंप्लीटेड है, ठीक है। ऐसा माना गया कि सामाजिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धतियों को प्राकृतिक विज्ञानों की तरह लागू करना घातक है, क्योंकि समाज में व्यक्ति की प्रकृति परिवर्तनशील होती है, अतः उनका अध्ययन प्राकृतिक विज्ञान की तरह संभव नहीं है। तो उसमें से कुछ हो सकता है कि आदमी जो है सो साइंस के अकॉर्डिंग कुछ काम ना करता हो, ठीक है। तो इसलिए पूरा तरह से एकदम प्राकृतिक विज्ञान की तरह संभव नहीं है इसमें, ठीक है, नेचुरल साइंस जैसा अध्ययन। अब देखिए आगे, उत्तर व्यवहारवाद एक तरह से व्यवहारवादी शोध के प्रति असंतोष का परिणाम है। जो उत्तर व्यवहारवाद है वो एक तरह से व्यवहारवादी शोध के प्रति असंतोष का परिणाम है, ठीक है। व्यवहारवाद में मूल्यों के अध्ययन को वैज्ञानिकता की दुर्बलता माना गया है। व्यवहारवाद में मूल्यों के अध्ययन को वैज्ञानिकता की दुर्बलता माना गया तथा तथ्य प्रधान अध्ययन को विज्ञान का पर्याय माना गया, क्योंकि तथ्य प्रधान अध्ययन वस्तु स्थिति का यथार्थ अध्ययन है, मूल्य प्रधान अध्ययन की तरह आदर्श स्थिति का नहीं। लेकिन उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि तथ्य और मूल्य दोनों ही व्यक्ति के संदर्भ में प्रासंगिक है, अतः इन दोनों में भेद करना कृत्रिम है। राजनीति विज्ञान को सही अर्थों में राजनीति एवं वैज्ञानिक दोनों ही रूपों में जीवंत होना चाहिए, इसलिए मूल्यों को नकारा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो बोला उसमें दोनों जरूरी है, ठीक है। अब इसके कुछ लक्षण देखते हैं या विशेषता। डेविड स्टर्न उत्तर व्यवहारवाद के दो प्रमुख लक्षण बताए हैं, शोध की सार्थकता या प्रासंगिकता रिलीवेंस, और क्रिया निश्चितता या कर्म। डेविड स्टर्न ने उत्तर व्यवहारवाद की 7 मान्यताओं या विशेषताओं का उल्लेख निम्न प्रकार किया है, जिन्हें वह प्रासंगिकता के सिद्धांत कहकर पुकारते हैं। तो पहला क्या? तकनीक से पूर्व सार, तकनीक से पहले सार। उत्तर व्यवहारवादियों का कहना है कि व्यवहारवादी तकनीक को तथ्यों, सार या विषय वस्तु के ऊपर प्रधानता देते हैं। उत्तर व्यवहारवादी यह मानते हैं कि प्रायः तथ्य और तकनीक दोनों का साथ साथ उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। इनका क्या है? तथ्य को भी यानी सबूतों को और तकनीक यानी टेक्नोलॉजी को दोनों को एक साथ प्रयोग करना चाहिए, और ऐसा संभव भी है। तथ्यों की बलि चढ़ाकर व्यवहारवादी प्रायः तकनीक के पीछे भागते रहे, और जो सबूत वगैरह कुछ मतलब रहता नहीं था, तथ्य को खोजते नहीं थे, और सिर्फ मतलब टेक्निक्स पर ही भागते रहते थे।
जबकि उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं कि अनुसंधान के लिए परिष्कृत उपकरणों का विकास करना उपयोगी है, परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात वह उद्देश्य है जिसके लिए इन उपकरणों का प्रयोग में लाया जा रहा है। तो सबसे पहले ज़्यादा जरूरी है जिसके लिए वो लाया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए सामाजिक परिवर्तन पर बल, इसमें जो सामाजिक परिवर्तन पर बल दिया गया। व्यवहारवाद में मामूली परिवर्तन और से संबंधित रूढ़िवादी विचारधारा छिपी हुई है। उत्तर व्यवहारवाद व्यापक मूल्यों के संदर्भ में परिवर्तन का समर्थन करता है। इसमें जो क्या हुआ, व्यापक मूल्यों के संदर्भ में उत्तर व्यवहारवाद जो है सो व्यापक मूल्यों के संदर्भ में परिवर्तन का समर्थन करता है। उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि जाने अनजाने व्यवहारवादी परिवर्तन विरोधी रूढ़िवादी हो जाते हैं। जो व्यवहारवादी हैं परिवर्तन विरोधी रूढ़िवादी हो जाते हैं। परिवर्तन विरोधी व्यवहारवाद के प्रणाली शास्त्र और तकनीक में निहित है। व्यवहारवादी तथ्यों के वर्णन और विश्लेषण तक अपने को सीमित रखता है। उन तथ्यों के व्यापक संदर्भों को उनकी सामाजिक प्रासंगिकता को समझने की आवश्यकता पर ध्यान नहीं देता। यानी व्यवहारवादियों का ये डिमेरिट्स है, ठीक है। अतः वह व्यापक संदर्भ की ओर से उदासीन ही रहता है। इन सब का परिणाम यह हुआ कि व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान ने एक ऐसी सामाजिक रूढ़िवादिता की विचारधारा का रूप ले लिया था जिसमें केवल धीमी गति से होने वाले परिवर्तनों के लिए ही गुंजाइश थी। थोड़ा बहुत ही उसमें होता था कुछ चेंजिंग, ठीक है, बाकी सारा एक ही चीज चलती रहता था। समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीति विज्ञान को अमूर्तीकरण, विश्लेषण, विशिष्ट शब्दावली के विकास आदि में कम रुचि लेकर मानव जाति की आवश्यकताओं को पूरा तथा संकटों का समाधान करने में सहायता करनी चाहिए। व्यवहारवादी युग में राजनीति विज्ञान ने राजनीति की क्रूर यथार्थताओं से अपना नाता बिल्कुल ही तोड़ लिया था। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यह युग संकट और चिंता का युग था और व्यवहारवाद की अमूर्त प्रत्ययों एवं अवधारणाओं में व्यक्ति तथा समाज की व्यापक एवं गंभीर समस्याओं के समाधान की क्षमता नहीं थी। व्यवहारवाद में तो क्या था कि समाज की व्यापक और गंभीर समस्याओं का समाधान का क्षमता ही नहीं था, उतना पावर नहीं था कि वो सारा समस्याओं का समाधान ढूंढ सके। राजनीति शास्त्र का औचित्य उस स्थिति में सर्वमान्य होगा जबकि समाज में व्याप्त विषमताओं, संघर्षों, आकांक्षाओं, संदर्भों एवं चिंताओं के उचित समाधान किए जाएं। इसलिए व्यवहारवाद पर यह आक्षेप है कि उसकी शोध वस्तु स्थिति से असंबंधित होती है। उत्तर व्यवहारवाद का मूल्य उद्देश्य राजनीति शास्त्र की मदद करना है। उत्तर व्यवहारवाद का क्या मूल्य उद्देश्य है? राजनीति शास्त्र की मदद करना, ताकि संकट से बचा जा सके, जिससे मानव जाति की वास्तविक आवश्यकता को पूरा किया जा सके, ठीक है। अब मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार कोई भी ज्ञान, विशेषकर सामाजिक विज्ञान, मूल्यात्मक दृष्टि से न तो तथ्यों एवं प्रासंगिक यथार्थताओं से तटस्थ रहा है और न ही रह सकता है। अतः व्यवहारवादियों को चाहिए कि अपने ज्ञान की सीमाएं पहचानने के लिए उन आधारभूत मूल्यों को पहचाने जिन पर वह ज्ञान टिका है। तथ्यों पर भी ध्यान देना है। तथ्यों पर ध्यान देते ही नहीं थे व्यवहारवादी लोग। आगे देखते हैं, व्यवहारवादियों ने मूल्यों के महत्व को सर्वथा स्वीकार न करते हुए भी विज्ञानवाद और मूल्य निरपेक्ष दृष्टिकोण पर इतना अधिक जोर दिया था कि व्यवहारिक दृष्टि से मूल्यों को सर्वथा उपेक्षा योग्य मान लिया गया था। इस स्थिति ने राजनीति विज्ञान को नीरस तथा प्रयोजनहीन बना दिया। वास्तव मूल्यों की आधारशिला पर ही ज्ञान की इमारत खड़ी की जा सकती थी। अतः उत्तर व्यवहारवादियों ने मूल्यों की निर्णायक भूमिका को स्वीकार किया। तो उत्तर व्यवहारवादी क्या मूल्यों की निर्णायक भूमिका को स्वीकार किया कि हाँ, मूल्य और तत्व दोनों मतलब महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब बुद्धिजीवियों की भूमिका इसमें क्या कुछ रही। उत्तर व्यवहारवादियों ने राजनीतिक शास्त्रियों को यह भी याद दिलाना चाहा कि बुद्धिजीवी होने के नाते समाज में उनकी अपनी एक भूमिका है। राजनीतिक वैज्ञानिक बुद्धिजीवी होने के नाते यदि मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है तो वह अपने उचित भूमिका नहीं निभाता, वरन अपने दायित्व से विमुख हो जाता है। सभ्यता के मानवीय मूल्यों के संरक्षण में अधिक से अधिक प्रयत्नशील होना उनका प्रमुख उत्तरदायित्व था। तो इसमें क्या है मतलब कि जो मानवीय मूल्य है उसके संरक्षण में अधिक से अधिक प्रयत्नशील होना उनका प्रमुख उत्तरदायित्व था उत्तर व्यवहारवादियों का। अब देखिए कर्मनिष्ठ विज्ञान, इसको जो है कर्मनिष्ठ विज्ञान बनाने की योजना रही। उत्तर व्यवहारवादी कर्मनिष्ठता पर बल देते थे और उनका कथन है कि राजनीतिक विषयों के अध्ययनकर्ता को समाज के पुनर्निर्माण कार्य में रत होना चाहिए। उनका मत है कि ज्ञान व्यवहारिक रूप से सार्थक होना चाहिए। उत्तर व्यवहारवादियों की मांग है कि कोरे चिंतन की ओर उन्मुख ज्ञान के स्थान पर प्रत्येक शोधकर्ता को ऐसा शोध करना चाहिए जिसका समसामयिक समस्याओं को सुलझाने में योगदान हो, ठीक है। अब देखिए व्यवसाय का राजनीतिकरण। राज्य वैज्ञानिक तटस्थ रहने में गर्व अनुभव करते हैं। वे समाज की राजनीतिक गर्मा गर्मियों में स्वयं को शामिल करके सक्रिय भूमिका अदा करने में विश्वास नहीं रखते, जबकि उत्तर व्यवहारवाद की मान्यता है कि राजनीति शास्त्रियों को
समाज में सकारात्मक भूमिका अदा करनी चाहिए, जिससे समाज के उद्देश्यों को एक सुव्यवस्थित दिशा प्रदान की जा सके। बुद्धिजीवियों के संघों और समुदायों, यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों को भी मानव मूल्यों की रक्षा है तो संघर्ष के मैदान में आ जाना चाहिए। उनकी व्यवसाय का राजनीतिकरण अपरिहार्य एवं वांछनीय है, यानी कि जिनको भी व्यवसाय को राजनीतिकरण कर देना है, ठीक है। यानी कि कोई भी आप व्यवसाय कर रहे हैं, कोई शिक्षक है, कोई वकील है, कोई कुछ है, ठीक है, तो वो सारे लोग को क्या करना चाहिए, एक बार मूल्यों की रक्षा है तो संघर्ष के मैदान में आ जाना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर स्टूडेंट्स, राज्य व्यवस्था की उत्पत्ति और विकास। तो देखते हैं कितना है, अब मतलब कंप्लीटेड ही हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिए वीडियो को एकदम अंत तक। तो राज्य व्यवस्था की उत्पत्ति और विकास। राज्य गठन एक ऐसी स्थिति में एक केंद्रीकृत सरकारी संरचना के विकास की प्रक्रिया है जिसमें कोई अस्तित्व में नहीं था। राज्य गठन कई वर्षों से सामाजिक विज्ञान के कई विषयों का अध्ययन रहा है। इतना ही नहीं, जो नाथन हास लिखते हैं, पिछली शताब्दी के दौरान सामाजिक वैज्ञानिकों के पसंदीदा शगलों में से एक विकास के बारे में सिद्धांत बनाना रहा है। दुनिया की महान सभ्यताओं के बारे, पहले जो राज्य वगैरह कुछ रहता नहीं था, ठीक है, तो इसके बारे में अब नया एक मन में जगा सबको उत्तर व्यवहारवाद के बाद कि हाँ एक राज्य भी होना चाहिए, किस प्रकार से आया उसके बारे में। राज्य गठन का अध्ययन आमतौर पर प्राचीन राज्य गठन जो कि राज्य विहीन समाजों विकसित हुआ, मध्ययुगीन या प्रारंभिक आधुनिक राज्य गठन और आधुनिक राज्य गठन के अध्ययन विशेष रूप से 17वीं सदी में यूरोप में विकसित होने वाले रूप के अध्ययन में विभाजित किया गया है। सदी और दुनिया भर में फैल गया। राज्य गठन में राज्य निर्माण और राष्ट्र निर्माण शामिल हो सकते हैं। राज्य गठन मतलब क्या हुआ, राज्य निर्माण और राष्ट्र निर्माण ये दोनों शामिल हो सकते हैं। विभिन्न सिद्धांतों के बारे में अकादमिक बहस नृविज्ञान विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान जैसे क्षेत्रों में एक प्रमुख विशेषता है। प्रमुख ढांचे युद्ध छेड़ने और संसाधनों को निकालने के लिए एक संगठन के रूप में राज्य की श्रेष्ठता पर जोर देते हैं। मध्ययुगीन, प्रारंभिक, आधुनिक और आधुनिक राज्य गठन के लिए प्रमुख सिद्धांत राज्य में एक प्रमुख संगठनात्मक रूप के रूप में युद्ध, वाणिज्य, अनुबंध और सांस्कृतिक प्रसार की भूमिकाओं पर जोर देते हैं। तो क्या क्या जोड़ देते हैं समाजशास्त्र, जैसे देखिए इसके सिद्धांतों में क्या होता है, अकादमिक बहस होता है, नृविज्ञान विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान जैसे क्षेत्रों में एक प्रमुख विशेषता है, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ स्पेशल चीज़ें दिया हुआ है। आधुनिक राज्य गठन, प्रारंभिक आधुनिक राज्य, ठीक है। विद्वान आमतौर पर सहमत हैं कि आधुनिक राज्य प्रणाली की शुरुआत 1648 में वेस्टफेलिया की संधि पर हस्ताक्षर के साथ हुई, जिन्हें राज्य संप्रभुता की अवधारणा को स्थापित किया। इस घटना ने विशेष रूप से सामंतवाद के मध्यकालीन अभ्यास से तेजी से केंद्रीकृत राज्य प्रणालियों के उद्भव के लिए बदलाव की चिन्हित किया, जो हिंसा पर एकाधिकार रखते थे और प्रभावी रूप से अपनी नागरिक आबादी से राजस्व निकालते थे। ये जो उनसे टाइपिंग में हुआ था, ठीक है, इस बदलाव तो आप लोग को नहीं इग्नोर कर देना है। आगे देखिए, इस बदलाव के पीछे दो मौजूदा व्याख्याएं, यूरोप के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक माहौल में नाटकीय बदलाव और यूरोप के प्राकृतिक वातावरण बदलाव। तो ये जो हुआ राज्य प्रणाली, राज्य स्थापित की प्रणाली 1648 ईस्वी में शुरू हुआ, वो भी कहाँ, वेस्टफेलिया की संधि पर और हस्ताक्षर के साथ हुआ, ठीक है। देर से आधुनिक राज्य, अधिकांश देर से बनने वाले राज्यों का उदय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद के विऔपनिवेशीकरण की अवधि के दौरान हुआ था। पारंपरिक विद्वानों का मानना है कि पश्चिमी यूरोपीय औपनिवेशिक शासन के माध्यम से नए राज्यों को आधुनिक राज्य प्रणालियों से परिचित कराया गया था और स्वतंत्रता प्राप्त करने पर उन्हें शासन के स्थानीय रूपों में मिला दिया, ठीक है। तो धीरे धीरे ही सारे राज्य का निर्माण हुआ। भारत में भी जैसे ही आज़ाद हो गया तुरंत नहीं बन गया, ठीक है, धीरे धीरे कर ही राज्य का निर्माण होता गया। अभी भी कुछ दिनों पहले से एक नया राज्य का निर्माण हुआ था, तेलंगाना का। तो इस तरह से मतलब कि तुरंत 1947 में आज़ाद हुआ और तुरंत राज्यों का निर्माण ही नहीं होने लगा, धीरे धीरे करके हुआ है, ठीक है। मांग उठा, क्या बहुत सारे प्रस्ताव आए, उसके बाद हुआ। तो इसी तरह से बहुत सारे देशों में भी इसी प्रकार से हुआ है। पहले तो आप लोग को पता ही होगा क्या था, मुगल साम्राज्य लोग था, ईस्ट इंडिया कंपनी आया, ठीक है, तो उनका शासन था पहले। हाल के वर्षों में हालांकि अकादमिक समुदाय के भीतर देर से राज्य के गठन के लिए यूरोसेंट्रिक दृष्टिकोण की आलोचना बढ़ गई। ये सैमुअल ईस्टनस्टेड इस आलोचना को आवाज़ देने वाले पहले विद्वानों में से एक थे, जब उन्होंने तर्क दिया कि केवल व्यापक रूप से स्वीकृत पश्चिमी आधुनिकता के पैटर्न के बजाय बहुआधुनिकताएं हैं। तब से कई विद्वानों ने अधिक समावेशी परिप्रेक्ष्य के साथ राज्य गठन को देखना शुरू कर दिया। उदाहरण के लिए पश्चिमी सभ्यता के पूर्वी मूल में जॉन हॉब्सन ने पूर्वी आधुनिक राज्य गठन की जांच की और दिखाया कि कैसे पश्चिमी ज्ञान ने पूर्वी दुनिया, विशेष रूप से पूर्वी एशिया से प्रेरणा ली। तो असल से दिखाया कि किस प्रकार से मतलब हम लोग भी जो है सो प्रेरणा लिए, आखिर देखेंगे तभी ना सीखेंगे, ठीक है। अब देखिए स्वैच्छिक सिद्धांत ये क्या है।
उरुक प्रारंभिक राज्य गठन में अनुसंधान के लिए प्रमुख स्थलों में से एक है, जो उरुक है सो, ठीक है। स्वैच्छिक सिद्धांतों का तर्क है कि कोई साझा तर्कसंगत हित के परिणाम स्वरूप लोगों के विविध समूह राज्य बनाने के लिए एक साथ आए। तो बहुत सारे लोगों का जो तर्क संगत सुझाव है वो एक साथ आया। सिद्धांत बड़े पैमाने पर कृषि के विकास और जनसंख्या और संगठनात्मक दबाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य का गठन हुआ। तर्क यह है कि इस तरह के दबावों के परिणाम स्वरूप तर्कसंगत लोगों को एकीकृत करने और राज्य बनाने के लिए एकीकृत दबाव होता है। सबके अंदर मतलब एक दबाव होता है कि हाँ हमारी मांगे पूरी करो। इस तरह से अगर कहीं का आदमी बोल रहा है तो बनाना तो पड़ेगा। अधिकांश सामाजिक अनुबंध दार्शनिक परंपरा ने राज्य गठन के लिए एक स्वैच्छिक सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। तो इस तरह से प्रस्ताव रखा कि संघर्ष का सिद्धांत को देखते हैं, ठीक है। राज्य गठन के संघर्ष सिद्धांत राज्यों के गठन की कुंजी के रूप में संघर्ष और दूसरी आबादी पर कुछ आबादी का प्रभुत्व मानते हैं। क्या होता है संघर्ष का सिद्धांत? बहुत सारा का संघर्ष चलते ही रहता है राज्य के निर्माण के लिए, ठीक है। बहुत सारे प्रस्ताव भी दिए जाते हैं कि हाँ ये कीजिए वो कीजिए, हमारी मांगे पूरी कीजिए, ये सारा भी, ठीक है। तो वही हो गया आपका स्वैच्छिक सिद्धांतों के विपरीत। इन तर्कों का मानना है कि स्वेच्छा से लाभ को अधिकतम करने के लिए एक राज्य बनाने के लिए सहमत नहीं है, लेकिन एक समूह द्वारा दूसरों पर किसी प्रकार के उत्पीड़न के कारण राज्य बनते हैं। कई अलग अलग सिद्धांत संघर्ष, प्रभुत्व या उत्पीड़न पर एक कारणात्मक प्रक्रिया के रूप में या कुछ स्थितियों के भीतर एक आवश्यक तंत्र के रूप में भरोसा करते हैं और भी अन्य दृष्टिकोणों से उधार ले सकते हैं। तो होता है कि शांति से मतलब स्वैच्छिक प्रस्ताव से नहीं होता है, ठीक है। संघर्ष करने से ही राज्य का निर्माण हो पाता है। इस प्रकार से राज्य की परिभाषा पर कोई अकादमिक सहमति नहीं है। राज्य शब्द विभिन्न लेकिन परस्पर संबंधित और अक्सर अतिव्यापी राजनीतिक घटनाओं की एक निश्चित श्रेणी के बारे में सिद्धांतों के एक सेट को संदर्भित करता है। वाल्टर स्कीटर के अनुसार राज्य की मुख्य धारा की परिभाषाओं में निम्नलिखित समानताएं: केंद्रीकृत संस्थाएं जो नियम लागू करती हैं और एक क्षेत्रीय रूप से परिचालित आबादी पर बल द्वारा उनका समर्थन करती है। शासकों और शासितों के बीच एक अंतर और एक स्वायत्तता, स्थिरता और विभेदीकरण के तत्व ये राज्य को संगठन के कम स्थिर रूपों से अलग करते हैं, जिससे मुख्य रूप से शक्ति का प्रयोग, ठीक है। तो इस प्रकार से राज्य को अलग करता है अन्य चीज़ों से और इसमें कुछ स्पेशल शक्ति भी दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अब देखिए चार्ल्स टीली ने राज्यों को जबरदस्ती करने वाले संगठनों के रूप में परिभाषित किया। तो ये अपना अपना परिभाषा दिए, ठीक है। ये और कुछ शब्द है: युद्ध निर्माण, अपने स्वयं के प्रतिनिधियों को खत्म करना है, बेअसर करना, ये मतलब शब्द है, इसका अर्थ लिखना है, ठीक है। राज्य निर्माण यानी अपने प्रतिनिधियों को अपने ही क्षेत्र के अंदर खत्म करना है, बेअसर करना, सारा कुछ है फ्रेंड्स, शब्दावली है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, संप्रभुता, एकलवाद और बहुलवाद। ये क्या होता है? ये क्वेश्चन आएंगे, सारे चैप्टर से आएंगे, ठीक है। संप्रभुता यानी कि सारे लोग मिलकर काम करना, एकलवाद मतलब कोई अकेला काम कर रहा है, बहुलवाद मतलब कि बहुत सारे मिल के काम कर रहा है। ये तो अपने ही मन में आ रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद भी देखते हैं क्या कुछ है। यूरोप में आधुनिक राज्य के उदय के परिणाम स्वरूप 17वीं सदी में संप्रभुता की अवधारणा को जन्म हुआ। कहाँ जन्म हुआ? यूरोप में आधुनिक राज्य के उदय के परिणाम स्वरूप, ठीक है। और कब हुआ? 17वीं सदी में। मध्य यूरोप में यूरोपीय राजशाहियों और साम्राज्यों में सत्ता राजा, पोप और सामंतों के बीच बंटी रहती थी। ये जो एसेंस है ये कहाँ से है? यूरोप से है। यूरोप में पोप वगैरह चलता था, सामंत वगैरह चलता था, ठीक है। 15वीं और 16वीं सदी में सामंतवाद के तिरोहित होने और उधर प्रोटेस्टेंट मत के उभार के कारण कैथोलिक चर्च की मान्यता में ह्रास होने से संप्रभु राज्यों को पनपने का मौका मिला। संप्रभुता का मतलब संपूर्ण और असीमित सत्ता, लेकिन इसके निहितार्थ इतने सहज नहीं है। मज इस अर्थ से यह पता नहीं चलता है कि आखिर इस संपूर्ण सत्ता की संरचना में क्या क्या शामिल है। क्या इसका मतलब किसी सर्वोच्च वैधानिक पदाधिकार से होता है या फिर इसका संबंध एक ऐसी राजनीतिक सत्ता से जिसे चुनौती न दी जा सके? चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। एकलवादी संप्रभुता का सिद्धांत। संप्रभुता के अद्वैतवादी या एकल सिद्धांत का प्रतिपादक जॉन ऑस्टिन को माना जाता है। ये आपका क्वेश्चन का मतलब आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, किनको माना जाता है, ठीक है। ऑस्टिन ने अपनी संप्रभुता संबंधित सिद्धांत अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस 1832 में प्रस्तुत किए हैं। ऑस्टिन के अनुसार प्रभुसत्ताधारी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिसकी आज्ञाओं का अधिकांश समाज स्वभाव से मानता है, परंतु वह स्वयं इस ढंग से किसी की आज्ञा नहीं मानता, तो उस समाज में वह प्रभुत्व सर्वोच्च शक्ति संपन्न होता है, ठीक है। अब देखिए, अर्थात यह सिद्धांत निश्चित अधिकारी को प्रधानता को स्वीकार करता है, यानी कि वो अगर किसी के बातों को नहीं मानता तो प्रभुताधारी हो गया।
ठीक है। अर्थात यह सिद्धांत निश्चित अधिकारी की प्रधानता को स्वीकार करता है, यानी एकलवाद, यानी कि खुद ही को सब कुछ मानता है, ठीक है, वो किसी के बात को नहीं जानता मानता, ठीक है। इस तरह से ऑस्टिन ने कानूनी संप्रभुता का सिद्धांत भी दिया है। उसके अनुसार कानून संप्रभु का आदेश है। ऑस्टिन का मानना है कि संप्रभुता का विभाजन नहीं किया जा सकता है, अर्थात तथ्य सम्मत और विधि सम्मत प्रभु सत्ता एक ही है, दोनों एक ही है, ठीक है। ऑस्टिन के पुस्तकों के नाम तो यहाँ कुछ बुक्स हैं, इसमें पूछ दिया जाएगा कि ये बुक्स किसका है, तो आप लोग को बोलना है। ऑस्टिन के सिद्धांत के निम्न निष्कर्ष निकलते हैं। राज्य का सकारात्मक कानून निश्चित कार्य करने की सामान्य आज्ञा है। कानून उच्चाधिकारी द्वारा अधीनस्थ को दिया गया आदेश है। संप्रभु का वैधानिक रूप से दो तथा अथवा दो से अधिक लोगों में विभाजन नहीं किया जा सकता है। और कई अमूर्त धारणा प्रभुता सत्ताधारी नहीं हो सकती। समुदाय स्वतंत्र नहीं है, प्रभु सत्ताधारी सहित होने पर ही कोई समाज राजनीतिक एवं स्वतंत्र होता है। ऑस्टिन के अनुसार किसी भी समाज के लिए राजनीतिक एवं स्वतंत्र होने के लिए संप्रभुता एक पूर्व शर्त है। विधि समाज के औचित्य के धारणा को प्रतिबिंबित करती है, बेंथम और ऑस्टिन के अनुसार, ठीक है। संप्रभुता के परंपरागत सिद्धांत के समर्थकों में ह्यूगो, ग्रेसियंस, बोंदा, हॉब्स, रूसो एवं ऑस्टिन होंगल प्रमुख हैं। ये सारा संप्रभुता के हैं, ठीक है। अब बहुलवाद के बारे में जानते हैं, देखते हैं। संप्रभुता की एकलवादी धारणा के विरुद्ध जिस विचारधारा का उदय हुआ उसे हम राजनीतिक बहुलवाद या बहुसमुदायवाद कहते हैं। इस प्रकार बहुलवाद को संप्रभुता की अद्वैतवादी धारणा के विरुद्ध एक ऐसी प्रतिक्रिया कहा जा सकता है जो यद्यपि राज्य के अस्तित्व को बनाए रखना चाहती है, किंतु राज्य की संप्रभुता का अंत करना आवश्यक मानती है। एक क्या संप्रभुता को अंत करना चाहती है, लेकिन ये अस्तित्व बनाए रखना चाहती है राज्य का, ठीक है। आगे देखिए, बहुलवादी विचारधारा के अनुसार राज सत्ता संप्रभु और निरंकुश नहीं है। समाज में विद्यमान अन्य अनेक समुदायों का अस्तित्व राज सत्ता को सीमित कर देता है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए केवल राज्य की ही सदस्यता स्वीकार नहीं करता, वरन राज्य के साथ साथ दूसरे अनेक समुदायों और संघों की सदस्यता भी स्वीकार करता है। ऐसी स्थिति में एकमात्र राज्य को संपूर्ण सत्ता प्रदान नहीं की जा सकती। विद्वान हेशियो ने इस संबंध में लिखा है कि बहुलवादी राज्य एक ऐसा राज्य है जिसमें सत्ता का केवल एक ही स्रोत नहीं है, यह विभिन्न क्षेत्रों से विभाजनीय और इसे विभाजित किया जाना चाहिए। तो आप लोग को बहुलवाद के मतलब समझ में आ गया, ठीक है। और भी आगे बता रहे हैं। प्रमुख बहुलवादी विचारक। अनेक लेखकों और विचारकों द्वारा बहुलवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया गया, जिनमें ग्रीक, मेटलैंड के फिगिस, डिग्विट, क्रेव, पाल, बंकर, एडी, लिंडले, डरखैम, मिस फॉलेट, अर्नेस्ट बाकर, GDH कॉल और हेराल्ड लास्की का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। आगे देखिए, बहुलवाद की प्रमुख मान्यताएं। राज्य केवल एक समुदाय है। बहुलवादी राज्य और समाज में अंतर करते हैं। बहुलवादी नियंत्रित राज्य सत्ता में विश्वास करते हैं। ये सारा आप लोगों को क्या लिखना है या इसका पॉइंट बनाकर लिख देना, ठीक है। बहुलवादी नियंत्रित राज्य सत्ता में विश्वास करते हैं। नियंत्रित राज्य सत्ता में विश्वास करते हैं कि हाँ अभी कोई है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग सब लोग आ जाएंगे। बहुलवाद के अनुसार कानून राज्य से स्वतंत्र और उच्च है। बहुलवाद के अनुसार क्या है, कानून राज्य से भी स्वतंत्र है और उच्च है। बहुलवाद विकेंद्रीकरण में विश्वास करता है, तो विकेंद्रीकरण में विश्वास करता है। बहुलवाद का महत्व राज्य सत्ता की खंडित स्वरूप तथा संघों के महत्व का एक अतिरंजित चित्र प्रस्तुत करने पर भी बहुलवाद दर्शन में सत्य का बहुत कुछ अंश है। गेटिले के शब्दों में बहुलवाद कठोर और सिद्धांतिक विवादिता तथा ऑस्टिन के संप्रभुता के विद्वान के सिद्धांत के विरुद्ध एक सामयिक और स्वायत्त योग्य प्रतिक्रिया है, ठीक है। बहुलवाद राजनीतिक संघों के बढ़ते हुए महत्व पर जोर देता है। इन समुदायों के उचित कार्यक्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप के प्रति सचेत करता है और इस बात का प्रतिपादन करता है कि राज्य के द्वारा न केवल इन समुदायों को मान्यता प्रदान की जानी चाहिए, वरन इन समुदायों को अपने कार्यक्षेत्र में बहुत अधिक सीमा तक स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए। तो होता क्या है, जो भी इनके समुदाय में होता है सबके हित के बारे में इसमें बात होता है, ठीक है। एकलवाद नहीं है कि एक ही आदमी अपने खुद के ही बारे में सोचेगा। वर्तमान समय में मानव जीवन की बहुमुखी आवश्यकताओं के दृष्टि में रखते हुए बहुलवाद की इस विचार को प्रशंसनीय कहा जा सकता है। उचित रूप में बहुलवाद के इस विचार को स्वीकार कर लेने से न केवल व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायता मिलेगी, वरना राज्य की कार्य क्षमता में भी आवश्यक रूप से वृद्धि होगी। तो ये बहुलवाद भी बहुत ही उपयोगी हो गया, ठीक है। इससे क्या होता है, पूरा राज्य का एकदम बढ़िया से काम होता है। न्याय और शासन के बारे में देखते हैं। न्याय क्या है और समानता क्या है। अच्छा, न्याय और समानता के बारे में। न्याय क्या होता है, इसके बारे में यह तय करना मानव जाति के लिए हमेशा से एक समस्या रहा है कि न्याय का ठीक अर्थ क्या होना चाहिए, और लगभग सदैव उसकी व्याख्या समय के संदर्भ में की गई है। मोटे तौर पर उसका अर्थ यह रहा है कि अच्छा क्या है, इसी के अनुसार इसे संबंधित मान्यता फेरबदल होता रहा है। जैसे कि D.D. रेफेल का मत है। क्या मत है, न्याय द्विमुख है जो एक साथ अलग अलग चेहरे दिखलाता है। यह वैधिक भी है और नैतिक भी।
उसका संबंध सामाजिक व्यवस्था से है और उसका सरोकार जितना व्यक्तिगत अधिकारों से उतना ही समाज के अधिकारों से भी है। वह रूढ़िवादी अतीत की ओर अभिमुख है, लेकिन साथ ही सुधारवादी भविष्य की ओर अभिमुख भी है। न्याय के अर्थ का निर्णय करने का प्रयत्न सबसे पहले यूनानियों और रोमनों ने किया। यानी जहाँ तक पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का संबंध, यूनानी दार्शनिक अफलातून प्लेटो ने न्याय की परिभाषा करते हुए उसे सद्गुण कहा, जिसके साथ संयम, बुद्धिमानी और साहस का संयोग होना चाहिए। उनका कहना था कि न्याय अपने कर्तव्य पर आरूढ़ रहने अर्थात समाज में जिसका जो स्थान है उसका भलीभांति निर्वाह करने में निहित है। यहाँ हमें प्राचीन भारत के वर्ण धर्म का स्मरण हो आता है। उनका मत है कि न्याय वह सद्गुण है जो अन्य सभी सद्गुणों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। इसमें क्या सभी के साथ सामंजस्य बिठाता है। ठीक है, इसका इतना सारा कुछ सेशन तो आप लोग तो पढ़ लेना है, ये नोट्स हम दे देंगे प्राइवेट ग्रुप में। अब देखिए समानता के बारे में। सामाजिक संदर्भ में समानता का अर्थ किसी समाज की उस स्थिति से है जिसमें उस समाज के सभी लोग समान, अलग अलग नहीं हैं, यानी कि सब समान है, अधिकार या प्रतिष्ठा रखते हैं। सामाजिक समानता के लिए कानून के सामने समान अधिकार एक न्यूनतम आवश्यकता है, जिसके अंतर्गत सुरक्षा, मतदान का अधिकार, भाषण की स्वतंत्रता, एकता होने की स्वतंत्रता, संपत्ति अधिकार, सामाजिक वस्तुओं एवं सेवाओं का पर समान पहुंच आदि आते हैं। सामाजिक समानता में स्वास्थ्य समानता, आर्थिक समानता तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा भी आती है। इसके अलावा समान अवसर तथा समान दायित्व भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो और भी कुछ इसके बारे में, समानता के बारे में तो आप लोग को पढ़ लेना है। अब देखिए अधिकार और स्वतंत्रता, ये लास्ट पॉइंट है इस मतलब ये पॉलिटिकल साइंस मेजर का। ठीक है, अधिकार क्या है और स्वतंत्रता क्या है। अधिकार के बारे में पहले देखते हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने या किसी कार्य को संपादित करने के लिए उपलब्ध कराया गया किसी व्यक्ति को कानून सम्मत, संविदा सम्मत सुविधा, दावा विशेषाधिकार है। ठीक है, किसी को कोई अधिकार दिया गया, जैसे कि किसी को कुछ बोला गया तो वो एक तरह से अधिकार हो गया। ठीक है, कानून द्वारा प्रदत्त सुविधाएं अधिकारों की रक्षा करते हैं। दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के बिना संभव नहीं है। जहां कानून अधिकारों को मान्यता देता है वहां इन्हें लागू करने या इनकी अवहेलना पर नियंत्रण स्थापित करने की व्यवस्था भी करता है। जैसे मौलिक अधिकारों की तो इनका जो अगर कोई अवहेलना करता है तो उसको मनवाने के लिए भी है। ठीक है, सरकार व्यवस्था किया हुआ है। राजनीतिक और संवैधानिक दृष्टि से अधिकार मानव इतिहास में से समान शाश्वत है। प्राचीन काल में परिवार और संपत्ति पर मात्र सत्तात्मक समाज से माँ का तथा पिता सत्तात्मक समाज में पिता का अधिकार होता था। राजतंत्र के विकास के साथ राजा देवी अधिकार के सिद्धांतों की सहायता से प्रजा को समस्त अधिकारों से निरस्त कर राष्ट्र विशेष में संप्रभु बन जाने लगा। प्रजा या धार्मिक समूह के हस्तक्षेप मतलब इस तरह से कि मतलब किसको ज़्यादा अधिकार था, पहले स्त्रियों का कम था। ठीक है, पुरुषों को ज़्यादा था, पुरुष सत्तात्मक होता था घर। ठीक है, इसी तरह से। अब देखिए स्वतंत्रता के बारे में। स्वतंत्रता का मतलब आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाते हैं तो आप लोग को पता ही होगा। स्वतंत्रता आधुनिक काल का प्रमुख राजनीतिक दर्शन है। उस दशा का बोध कराती है जिसमें कोई राष्ट्र, देश या राज्य द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने पर किसी दूसरे व्यक्ति, समाज, देश के किसी प्रकार का प्रतिबंध या मनाही नहीं होती। अर्थात स्वतंत्र देश या राष्ट्र राज्य के सदस्य स्वशासन, सेल्फ गवर्नमेंट से शासित होते हैं। स्वतंत्रता का विलोम शब्द परतंत्रता होता है। ठीक है, तो ये सारा आप लोग का है। हमारी शुभकामनाएं आपके ये 7 है। ठीक है, और ये आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। और कैसा लगा वीडियो ज़रूर से बताइएगा। से कुछ ना समझ में आया तो भी बताइएगा, कैसा लगा, समझ में आया वो भी बताइएगा। ठीक है, और प्राइवेट ग्रुप में भी ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ टेस्ट लेते रहते हैं हम। ठीक है, पर वीक में और बहुत सारे आने के आपको अगर समझ में नहीं आता था कोई जूम मीटिंग में बैठा के मतलब बढ़िया से क्लियर किया जाएगा, ताकि आप लोग को आपका 100 में 100% जो कंसेप्ट है वो सारा क्लियर हो सके। ठीक है, और जब कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपका एग्ज़ाम में नंबर आना 100% पक्का है। इसमें कोई भी मतलब कि ये नहीं है कि नहीं आएगा। सो आपका सारा सिलेबस से ही क्वेश्चन आएगा और जितना सिलेबस रहेगा सारा कंप्लीट करवा कर ही छोड़ा जाएगा। ठीक है, और बहुत बार टेस्ट होगा सर, बहुत बढ़िया से होगा। तो आप लोग हो रहा है सारा। ठीक है, तो आप लोग नहीं जुड़े तो जरूर से ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और इसका जो है उस ग्रुप के बारे में डिटेल्स वो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, अपना व्हाट्सअप नंबर भी डाल दिए, तो उसमें मैसेज करके देखिए। आपका मतलब लेना है तो लीजिए, उसमें बहुत ही लाभ होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। सो और उसके साथ कॉमन कोर्सेज का भी सारा व्यवस्था किया गया है, तो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। ऐसा नहीं कि सेमेस्टर 2 में कंप्लीट करवाएं तो सेमेस्टर 3 में नहीं कराएंगे, फॉर सारे में कराएंगे। तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को। ठीक है, UGPG सारे सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस मेजर का कंप्लीट करवा जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।